So first of all, we will write work. Now what is work? Work is force into displacement. Force into displacement. This is equal to work done according to physics. According to physics, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है तो वहां पर वर्क हो रहा है। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली वी कैन से दैट इफ दिस इज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया F फोर्स, और F फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया। कितने डिस्प्लेसमेंट से? H डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेस कर जाता है और कहीं यहां पर पहुंच जाता है, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, एंड वो वर्क कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी दैट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क है कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बट बार बार बता रहा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बट वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन पॉजिटिव भी आता है, वर्क डन नेगेटिव भी आता है, वर्क डन जीरो भी आता है। उसके केसेस आज अपन देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद रखना दैट वर्क डन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो इसके बाद केस नंबर 1 देखते हैं, फटाफट देखेंगे ध्यान से। केस नंबर 1, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन। अगर मैंने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे और फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो आया वो फोर्स की सेम डायरेक्शन में आया, ये देखिए फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो फोर्स की सेम डायरेक्शन में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अगर ऐसा देखने को मिले तो इस केस में हमेशा और हमेशा वर्क डन क्या रहेगा? तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का? वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और मेरे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है मेरे पास दैट इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या आएगा? देन वर्क डन इज नेगेटिव, देन वर्क डन इज नेगेटिव। अगर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में लेकिन बॉडी मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही है तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब होता है इसकी थोड़ी देर बाद अपन बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है दैट इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन then the work done will be positive, and if force is applied in one direction and the displacement is in the other, अगर दोनों opposite direction में तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। और फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल की क्लास में अपन ने बात की थी कि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है, और वर्क डन जीरो कब हो सकता है। इसका भी केस कल की क्लास में अपन ने देखा था। फटाफट देखना है अपन को। अगर दोनों की डायरेक्शन दिखे सेम तो वर्क डन है पॉजिटिव, अगर दोनों की डायरेक्शन दिखे ऑपोजिट तो वर्क डन है नेगेटिव। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे था। मैंने इस पे F फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट आया सेम डायरेक्शन में।
डिस्प्लेसमेंट आया सेम डायरेक्शन में, देन वी कैन से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब होता है, ध्यान से देखो, इनिशियली ये रेस्ट था, इनिशियली इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी इस ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन जब मैंने इस पे एस फोर्स लगाया, इस पे वर्क किया, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, ये चलने लग गया। अब जब ये चलने लग जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई, इंक्रीज करी, दैट मीन्स मेरा जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। मेरा वर्क डन सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन आ रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को डिपेंड नहीं करते, ये डायरेक्शन को नहीं बता रहे, ये पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है कि मेरा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, दैट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज किया जा रहा है, और अगर उसी सेम ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव वर्क डन अगर हो रहा हो, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एनर्जी को डिक्रीज किया जा रहा है। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था कि भाई वर्क डन और एनर्जी ये कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, दैट वर्क डन एंड एनर्जी आर कोरिलेटेड है। अगर वर्क डन पॉजिटिव आए तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर वर्क डन नेगेटिव आए तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब वर्क डन जीरो कब आता है, तो वर्क डन जीरो कब आएगा उसके बारे में भी बात करते आइए। तो केस नंबर 3 लिखेंगे अपन यहाँ पर, वर्क डन जीरो। केस नंबर 3, वर्क डन इक्वल टू जीरो कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when force and displacement are perpendicular to each other। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वही बॉडी है, ग्राउंड पे रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे, लेकिन ये बॉडी चल रही है आगे की तरफ, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, फोर्स लगाया वर्टिकल में, तो वर्क डन कितना आएगा इस केस में, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये चीज याद रखनी है कि जीरो वर्क डन तब दिखेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव दिखेगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव दिखेगा। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब सिस्टम की एनर्जी हो गई इंक्रीज, नेगेटिव वर्क डन का मतलब सिस्टम की एनर्जी हो गई डिक्रीज, और जीरो वर्क डन का मतलब सिस्टम की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, सिस्टम की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। फटाफट बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा नो रेजान। हमारे पास 3 केसेस हैं, अगर पॉजिटिव वर्क डन है दैट मीन सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई, उसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अपन बोलेंगे कि सिस्टम पे वर्क डन कैसा है, नेगेटिव, फॉर्मूला विल बी माइनस एस एस, और सिस्टम की एनर्जी होगी डिक्रीज। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, फोर्स है वर्टिकल, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। अगर दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो अपन बोलेंगे वर्क डन क्या है, जीरो, और एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, तो एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर अनचेंज रहती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये 3 केसेस है वर्क डन के लिए। इससे अलावा वर्क डन आपके 9th क्लास के कोर्स में नहीं है, 9th क्लास के कोर्स में इससे ज्यादा वर्क डन नहीं है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट और वी विल पर्टिकुलरली चेक कि डिफरेंट केसेस में वर्क डन कितना है। चलिए now if we are talking about work done, so work done and energy they are correlated। और पिछली क्लास के अंदर मैं अपना ये चीज तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, और मैं एक चीज बोली थी
whatever amount of energy I'm taking in the form of food, if that much amount of energy gets converted into work done, उतना ही मैं काम work done या फिर उतना ही काम मैं कर सकता हूँ पूरे दिन में जितना मैं खाना खाऊंगा। जितना मैं एनर्जी को कंज्यूम कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ फूड, उतना ही मैं वर्क कर पाता हूँ। ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। दैट मीन्स वर्क एंड एनर्जी आर कोरिलेटेड। अब अपन कुछ एक केसेस देखते हैं, ध्यान से देखिए। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट। इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे मैंने एफ फोर्स लगाया ऊपर, इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे मैंने एफ फोर्स लगाया ऊपर, और इस एफ फोर्स लगाने की वजह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा दिया एक पर्टिकुलर हाइट एच तक। कहां तक उठा दिया? इस पर्टिकुलर हाइट एच तक मैं इसको उठा दिया ऊपर। तो अपन से पूछे कि बताओ यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हम देखते हैं, देखिए एफ फोर्स लगाने की वजह से, एफ फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? आप लोग बताइए फटाफट हैंड रेज करके, जितने लोगों को भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाँ सर फोर्स सेम है कि ऑपोजिट है, बता सकते हैं, फटाफट हैंड रेज करके बताइए मुझे। कौन कौन बता सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सन, this is the sun and this is the earth, and the earth is in a particular orbit around the sun। अर्थ कैसे है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है सन के आसपास। ऐसे चलिए इस तरीके से सन के आसपास अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। अर्थ जब ऐसे सर्कुलर पाथ में आती है तो मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, आप लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? वो फोर्स जो कि सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? कौन बता सकता है? इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव और इट विल बी जीरो। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो अर्थ का है वो तो इस डायरेक्शन में है, सही बात है कि नहीं? अर्थ कैसे जा रही है? इनिशियली इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे, अर्थ कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फिर अर्थ कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ पहुंचेगी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। दैट मीन्स हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल है, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो इस केस में कौन बता सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स? फटाफट बताइए हैंड रेज करके। बिकॉज फोर्स कहां पर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, अर्थ यहां पर आ जाएगी, तब भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जब अर्थ यहां पर आ जाएगी तब भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, यहां आएगी तब भी टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? टेंजेंशियल। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? टेंजेंशियल। टेंजेंट और टुवर्ड्स द सेंटर की बात करूं तो हमेशा एंगल इनके बीच में 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, ऑलवेज जीरो। किसकी बात करें? जब हम सर्कुलर मोशन की बात करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वर्क डन में इतना ही आपके 9th क्लास के कोर्स में है, इसके अलावा अपन कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन होगा नेगेटिव, और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन होगा जीरो। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब अपन। देखिए इसी के अंदर एक छोटा सा बात और करते हैं, फिर अपन एनर्जी पे चलेंगे। इसी के अंदर अपन एक छोटी सी बात और करेंगे और फिर अपन एनर्जी पे चलेंगे। वो छोटी सी बात क्या है? ध्यान से देखिए, यही मेरे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे वही मैंने एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस एम मास के ऑब्जेक्ट में मैंने एफ फोर्स लगाया, इसको यहां तक ले आया,
ठीक है, इसकी हाइट मैंने कितनी कर दी, h कर दी। एच फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर तो आ गया, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ पर बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, कोई अगर मुझसे पूछे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, तो अपना आंसर क्या होगा। अगर मैं इसको h हाइट तक लेकर आ गया तो ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर देखा जाए तो वर्क डन देखो डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, work done is downward, displacement is upward, so we can say that work done by gravitation force is negative। क्यों नेगेटिव होगा, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स है डाउनवर्ड एक्टिंग और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है अपवर्ड। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशन फोर्स is in the opposite direction to that of displacement। ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी वर्क डन है ग्रेविटेशन फोर्स का वो क्या है, नेगेटिव है। फटाफट बताइए यहाँ तक आपको वर्क डन समझ में आया कि नहीं आया, हैंड रेज करके बताइए फटाफट। So now this is the particular concept of work done। ये हमारे पास वर्क डन का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट निकल के आता है। चलिए इसके बाद अपन हम बात करेंगे एनर्जी। कौन कौन से टाइप की एनर्जी हमें पढ़नी है, हम उसकी भी बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। किसी को कोई डाउट आता है क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए ना, व्हाट इज एनर्जी। भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम या एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर पर्सन कितना वर्क कर सकता है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा एनर्जी। मान लो मेरे पास 100 जूल जितनी एनर्जी पहले से प्रेजेंट है, मैंने कुछ खाना खाया और उससे मेरे पास 100 जूल की एनर्जी पहले से मेरे पास मौजूद है, तो मैं वर्क भी कितना कर सकता हूँ, 100 जूल से इतना। क्यों, क्योंकि मैंने उतना ही खाना खाया था, मेरे पास इतनी एनर्जी है। अब मैं काम करने लगूंगा तो मैं 100 जूल तक काम कर पाऊंगा, उसके बाद मैं थक जाऊंगा, फिर मुझे और खाना खाना पड़ेगा या मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि हम हमेशा उतना ही काम कर पाते हैं जितना अपने पास एनर्जी होती है। जितनी एनर्जी है उतना ही काम कर पाओगे, जैसी एनर्जी खत्म तो काम करना भी बंद कर दोगे आप। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है दैट व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज कोरिलेटेड विद वर्क डन। So we can say energy की definition क्या होगी, the amount of work that a particular object can do। amount of work that a particular object can do is known as energy। एक particular object, एक particular person कितना काम कर सकता है वही तो उसकी क्या है, एनर्जी। so the amount of work that a particular system can do is known as amount of work that a particular system can do is known as energy। भाई एक सिस्टम कितना वर्क कर सकता है, कितना वर्क उसके अंदर वर्क करने की पोटेंशियल है, वही क्या डिटरमाइन करेगा कि एनर्जी उस सिस्टम के पास कितनी होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट मैच खेलना है। ठीक है, आई वांट टू प्ले अ क्रिकेट मैच, वनडे मैच जो होता है, मुझे वनडे मैच खेलना है। तो वनडे मैच खेलने के लिए क्या करना पड़ता है, सुबह से अपन मैच शुरू हो जाता है 10 बजे। ठीक है, पहले फर्स्ट इनिंग होती है, फिर सेकंड इनिंग होती है, पहले अपन बैटिंग कर रहे हैं, फिर बाद में फील्डिंग कर रहे हैं। सही बात है, 50 ओवर्स अपन को खेलने, 50 ओवर एक इनिंग में, 50 ओवर दूसरी इनिंग में।
ठीक है, अपन को खूब सारी एनर्जी चाहिए, तो जो भी खूब सारी एनर्जी चाहिए वो आएगी कहाँ से? ऑब्वियसली एनर्जी ड्रिंक से। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच जब होता है उसके अंदर एनर्जी ड्रिंक ब्रेक भी होता है, वाटर ब्रेक होता है, ठीक है, टी ब्रेक्स होते हैं, जिसके अंदर वो वापस से एनर्जी को गेन करते हैं, जो एनर्जी उन्होंने लूज कर दी है क्रिकेट खेलते समय। आप सभी लोग क्रिकेट तो देखते ही हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब वो खेल रहे हैं तो वो वर्क कर रहे हैं, और वर्क करते समय उनकी एनर्जी हो रही है कम। अब जब एनर्जी खत्म होगी तो वो थकने लगेंगे, लेकिन उनको और एनर्जी चाहिए क्योंकि गेम तो और भी बड़ा है, तब वो क्या करते हैं, वापस से फूड कंज्यूम करते हैं और उनकी एनर्जी वापस बढ़ जाती है। फिर जब वो पूरा खेलते हैं तो उनकी एनर्जी वापस कम होने लग जाती है। दैट मीन्स जितना वर्क वो कर सकते हैं, जितना काम वो कर सकते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है एनर्जी। किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी। कितना काम एक सिस्टम कर सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? उस सिस्टम की एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये चीज का ध्यान आपको रखना है। अब एनर्जी कितने तरीके की हो सकती है? तो एनर्जी काफी तरीके की हो सकती है। आपने देखा है विंड एनर्जी भी होती है, ठीक है, विंड एनर्जी होती है। आपने देखा है केमिकल एनर्जी भी होती है, केमिकल रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, सही है। केमिकल एनर्जी में केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, जिससे अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियर एनर्जी, सही बात है, ये भी एक टाइप की एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी होती है? हाइड्रो पावर एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर एनर्जी का मतलब क्या है भाई? वो एनर्जी जो जिससे अपन जो डैम के अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हम डैम्स बनाते हैं, वहां पर पानी को रखते हैं, उस पानी को अपन टरबाइन से फ्लो करवाते हैं तो वहां पर एनर्जी बनती है, उसे हाइड्रो पावर एनर्जी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सी एनर्जी देख सकते हैं? हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो चलने लग गया, मैं यहां से चलना शुरू कर दिया, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाए बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अगर कोई एनर्जी होती है तो उसको कौन सी एनर्जी कहेंगे अपन? काइनेटिक एनर्जी। नंबर 6 इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बॉडी के पोजीशन पे या बॉडी के ओरिएंटेशन पे जो एनर्जी चेंज कर जाए, बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड करे कि उसकी एनर्जी कितनी है, उस टाइप की एनर्जी को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी पे मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो पावर एनर्जी कहां देखी जाती है? डैम्स में। विंड एनर्जी से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी तो आप जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फटे थे और वहां पर क्या हुआ था? न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज्यादा डेवस्टेशन हुआ था, ठीक है। तो आपने सारी टाइप की एनर्जीज आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंपॉर्टेंट क्योंकि यही हमें स्टडी करना है 9th क्लास में। हम वर्क पावर एनर्जी में इसी दोनों एनर्जी की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी दो एनर्जी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नाउ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के एडिशन को या इन दोनों को कंबाइंड क्या बोलते हैं अपन? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। So kinetic energy and potential energy are combinedly known as mechanical energy. ठीक है, इनकी स्टडी हमें करनी है किसमें? 9th क्लास की वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर। तो बहुत ही बेसिक चीज है, हमें इतना ध्यान रखना है कोई भी आदमी कितना वर्क करेगा किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी पे। काफी सारे टाइप्स की एनर्जी हमने देखी, उसमें से 2 टाइप की एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल हमें हमारे कोर्स में पढ़ना है। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो फास्ट।